प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहला देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट डाइपोल मोमेंट। डिफरेंट डाइपोल मोमेंट, जैसे यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 Cl और Cl। ये आपका कौन सा आइसोमर है? ये आपका सिस है। अरे बातें नहीं करिए। और अब ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C, ये आपका CH3 Cl और ये आपका Cl। ये कौन सा आइसोमर है? ये ट्रांस आइसोमर है ना। जो Cl है उसकी नेचर क्या है? Cl और कार्बन के बीच में बॉन्ड में खींचेगा या मतलब कि पुल करेगा या पुश करेगा? Cl और C के बीच में जो Cl एटम है वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को पुश मतलब पुल करेगा अपनी साइड में या पुश करेगा? पुल करेगा। मतलब ये इस डायरेक्शन में करेगा, है ना। ये वाला भी इस डायरेक्शन में करेगा। जो CH3 है, ये जो CH3 है इसकी नेचर कैसी है? पुश करने की या पुल करने की? पुश करने की है ना। दैट मीन्स ये रहेगा, ये रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा आएगा, है ना। इस मॉलिक्यूल में अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट आएगा क्योंकि चार वैर है, चार डाइपोल और उनका वेक्टर इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा, है ना। हैव सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट। इनमें सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट आपका आएगा। यहां पे बात करते हैं, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा और ये डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की कैंसिलिंग पोजीशन में लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये इस डायरेक्शन में आएगा। ये दोनों एक दूसरे की कैंसिलिंग पोजीशन में लगे हुए हैं। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? सिग्निफिकेंट आएगा या फिर लगभग जीरो? हाँ, तो म्यू यहाँ पर लगभग अगर हम यहाँ पर देखें तो म्यू यहाँ पर लगभग जीरो आएगा। ठीक है। तो जो ट्रांस आइसोमर होता है उनके डाइपोल मोमेंट बहुत कम, है ना, या जीरो होते हैं, और सिस वाले आइसोमर में एक सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट होता है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिस आइसोमर हैव significant dipole moment while trans isomer have very small और जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। लिखिए इसको। मेल्टिंग पॉइंट में मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या प्रोसेस कर रहे हो जब आप मेल्टिंग में? सॉलिड से लिक्विड। कोई चीज़ पहले से सॉलिड में है, आप उसे हीट दोगे, वो सॉलिड से लिक्विड फेज में आएगा। मुश्किल से आएगा तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ रहा है। और अगर आसानी से आ जा रहा है मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो जब वो सॉलिड स्टेट में है तो वो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ बिल्कुल तरीके से पैक्ड रहता है। जैसे कि प्लास्टिक की चेयर रहती हैं, एक चेयर दूसरे में पैक हो जाती है, इस तरीके से पैक रहता है। तो पैकिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, मॉलिक्यूल उतने ही पास रहेंगे, तो उनमें फोर्सेज उतने ही स्ट्रॉन्गर रहेंगे, है ना। तो फंडामेंटली ये है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि पैकिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, तो लिखिए इसमें मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग को अंडरलाइन करिएगा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर समझते हैं
कि सिस वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छी पैकिंग करेगा या ट्रांस वाला, है ना। सिस मॉलिक्यूल को देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। मान लो एल्कीन की बात मैं कर लेता हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ एल्कीन की। ये सिस वाला मॉलिक्यूल मैंने बना लिया और ट्रांस वाला मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और आपका ही H, ये मैंने ट्रांस वाला मॉलिक्यूल बना लिया। बताइए सिस मॉलिक्यूल ये आपको दिख रहा है, दरवाजा बंद करो। सिस के जो मॉलिक्यूल हैं जब, है ना, जब ये लिक्विड से सॉलिड बने होंगे तभी पैकिंग बनी होगी, है ना। लिक्विड में होंगे, आपने उसे ठंडा किया तो ये सॉलिडिफाई हो गया, तो लिक्विड से जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा तब ये आपस में पास पास आते जा रहे हैं और एक पैकिंग बना रहे हैं। पैक का मतलब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर बस कलेक्ट होना। तो ये सिस वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे से पैकिंग बना रहा होगा। पैकिंग का मतलब तो समझ रहे हो ना, ये प्लास्टिक वाली चेयर है, एक चेयर में दूसरी चेयर, दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी आ जाती है। घर में रखा हुआ सोफा, एक सोफे में दूसरे सोफे की कुर्सी आ जाएगी। दोनों सोफे एग्जैक्ट सेम ही होते हैं क्योंकि साइज उनके डायमेंशन ऐसे भी फंसते ही नहीं है ना। तो कौन अच्छे से पैक हो रहा है, ये प्लास्टिक की चेयर या घर में रखा हुआ सोफा? क्या ये बेंच इस बेंच पे पैक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होने की है ना, बिल्कुल अलग रहेगी ये। लेकिन ये चेयर दूसरी प्लास्टिक की चेयर पे पैक हो जाएगी, मतलब ये अच्छी पैकिंग दे रहे हैं और ये बेंच अच्छी पैकिंग नहीं दे रही। तो सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल को देख के बताइए कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे से पैकिंग जनरेट कर सकता है, ट्रांस या सिस? और जो भी बोल रहे हो वो क्यों, सिस या ट्रांस? बताइए क्यों सिस? देखिए इस यहाँ पर जो H तो नन्हे मुन्ने छोटे हैं, है ना, तो H को मैं भी नहीं बना रहा, मैं इनको यहाँ पे बना रहा हूं। ये देखिए जो CH3 हैं, हालांकि दोनों CH3 सेम है, लेकिन जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए इनको मैं अलग रंग दे देता हूँ, है ना। लेफ्ट वाले CH3 को मैं रेड कलर का रंग दे देता हूँ, यहाँ पर भी रेड दे देता हूँ ऐसे, और ब्लू, दूसरे वाले को मैं ब्लू दे देता हूँ। तो ये रेड और ब्लू से क्या दिख रहे हैं आपके? रेड और ब्लू से क्या असाइन हो रहे हैं? रेड और ब्लू से क्या असाइन किया मैंने? दोनों CH3 को मैंने, एक CH3 को रेड से, एक तरीके को मैंने उससे असाइन कर दिया। ये पैकिंग कब बनी होगी? जब आपकी कोई चीज लिक्विड में होगी, आप ठंडा कर रहे हो, फिर वो सॉलिडिफाई हो गया। अब सॉलिडिफाई जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तभी तो पैकिंग का जन्म होगा ना। चलिए हमारे पास कोई सिस का मॉलिक्यूल है, तो यहां पर देखिए सिस एल्कीन की, है ना, पैकिंग इन सिस मॉलिक्यूल, है ना, सिस एल्कीन। मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें आपका ये आपका रेड इधर और ब्लू आपका इधर, है ना, रेड इधर और आपका ब्लू इधर। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल फिर कोई आया ऊपर से, ऐसे टेट्रिस का गेम खेला, टेट्रिस का, ऊपर से आते रहते हैं, फिर हम उन्हें बिल्कुल ऐसा फिक्स करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही ऊपर से एक मॉलिक्यूल आ रहा है, टिट 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 पैक करना है ना। तो पैक करेंगे तो आप कैसे करेंगे? दूसरे मॉलिक्यूल को आप जस्ट यहीं पे आप इसे यहां पे ऐसा पैक कर देंगे, है ना, कि देखो मैंने बिल्कुल सटा के ऐसा लगा दिया, है ना, ये लगाया और आपने दूसरी वाले को भी ऐसा लगा दिया। फिर कोई मॉलिक्यूल ऊपर से आ रहा है, हम कई बार उस मॉलिक्यूल को घुमाते भी हैं, है ना, ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया कि अच्छे से फिट हो जाएगा। यही खेल खेलना है। तो कोई मॉलिक्यूल और आ गया, इस मॉलिक्यूल को लिया, ये भी आपका बढ़िया पैकिंग चल रही है, खराब चल रही है? बढ़िया पैकिंग चल रही है ना, बढ़िया पैकिंग चल रही है, ठीक है, ठीक है। और कोई आया, अब क्या हुआ कि अचानक से कोई मॉलिक्यूल 180 डिग्री घूम गया। मॉलिक्यूल तो आके पैक हो रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल अगर 180 डिग्री घूम गया तो क्या बनेगा बताइए जरा? अगर कोई मॉलिक्यूल 180 डिग्री घूम गया तो क्या बनेगा?
हाँ, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, है ना, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ पैकिंग में, पैकिंग बढ़िया हुई है, खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। फिर अगला मॉलिक्यूल फिर ऐसे ही स्टार्ट हो गए, जैसे नॉर्मल चल रहे थे, जैसे आपके चल रहे थे ऐसे ही आपके फिर से स्टार्ट हो गए। तो ये आपकी गड़बड़ यहां पर हो गई। क्या हो गई यहां पर, ये आपके हो गई यहां पर गड़बड़ हो गई, तो पैकिंग यहां पर गड़बड़ आ गई। अब यही चीज हम देखते हैं पैकिंग इन ट्रांस। पैकिंग इन ट्रांस एल्कीन, पैकिंग इन ट्रांस एल्कीन पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो देखिए, तो अब उस वाले मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। एक मॉलिक्यूल आपका ये ऐसा आया, ठीक है, तो रेड इधर है आपका और ब्लू आपका इधर। अगला मॉलिक्यूल आया, तो आपका रेड इधर और ब्लू आपका ये इधर। 4 मॉलिक्यूल लेके आएंगे, है ना। अगला मॉलिक्यूल आया, रेड इधर और ये आपका ब्लू इधर। पैकिंग बढ़िया चल रही है, पैकिंग बढ़िया चल रही है, खराब चल रही है, बढ़िया चल रही है। हाँ, अब मान लीजिए कोई ट्रांस का एक मॉलिक्यूल घूम गया, 180 डिग्री घूम गया, तो बताइए क्या होएगा। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट उसी शेप में, है ना, उसी शेप में ये आपका असाइन हो जाएगा। बस रेड आपका यहां बन जाएगा, रेड आपका यहां बन जाएगा और ब्लू आपका यहां बन जाएगा, है ना, यही तो हो जाएगा। क्या पैकिंग खराब हुई? पैकिंग में कोई समस्या नहीं आई। मतलब मॉलिक्यूल अगर यहां पर पैकिंग जनरेट होते टाइम अगर ये घूम भी जाए तो पैकिंग में आपको कोई नुकसान यहां पर नहीं होता, पैकिंग में आपका कोई नुकसान यहां पर नहीं होता। क्या समझ में आया? कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छी पैकिंग जनरेट करता है? ट्रांस वाला ज्यादा अच्छी पैकिंग जनरेट करता है, क्योंकि सिस वाला मॉलिक्यूल कई बार क्या हो सकता है वहां पर बीच बीच में आपकी जो पैकिंग है वो गड़बड़ा जाए, लेस इफेक्टिव पैकिंग यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस जगह पे अगर आप देखें तो लेस इफेक्टिव पैकिंग, और यहाँ पे क्या है आपकी मोर इफेक्टिव पैकिंग, है ना। और यहाँ पर आप क्या है, यह है मोर इफेक्टिव पैकिंग, मोर इफेक्टिव पैकिंग, है ना। फाइनली ये है कि जो मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल है ना, ये मॉलिक्यूल आपका ज्यादा सिमेट्रिकल है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो सिस वाला मॉलिक्यूल है, सिस वाले मॉलिक्यूल में इस तरीके से आपकी यहाँ पे पैकिंग कई जगह पे आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो ट्रांस वाला मॉलिक्यूल आपको ज्यादा इफेक्टिव पैकिंग देता है, सिस वाला मॉलिक्यूल कम इफेक्टिव पैकिंग देता है। तो ट्रांस वाला जो एल्कीन है उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा मिलेंगे और सिस वाले के कम। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए, फिर ये सब बनाइएगा। लिखिए, ट्रांस एल्कीन हैव मोर इफेक्टिव पैकिंग, ट्रांस एल्कीन हैव मोर इफेक्टिव पैकिंग देन सिस एल्कीन, so trans have greater melting point as compared to cis। अब बॉइलिंग किस पर डिपेंड करता है? बॉइलिंग का मतलब हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में है मॉलिक्यूल और लिक्विड से हम गैस बना रहे हैं, है ना। तो लिक्विड फेज में आप पैकिंग की बात नहीं करेंगे, लिक्विड फेज में पैकिंग है ही नहीं, लिक्विड में तो मॉलिक्यूल अलग अलग है ना। तो लिक्विड फेज में किसकी बात करें, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कितना है। फोर्स अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग में ज़्यादा ताकत लगेगी, फोर्स अगर कम है तो कम ताकत लगेगी।
अब ये बताइए इन दोनों में से जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट है, तो दो मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट ज्यादा है उनके बीच में फोर्स ज्यादा रहेगा या जिनका कम है? डायपोल का मतलब क्या, ये तो समझ रहे हो ना? किसी मॉलिक्यूल में डायपोल है, देखिए ये मॉलिक्यूल है, इसमें यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, इसमें डायपोल है या नहीं है? अगर ये मॉलिक्यूल मैंने प्लस माइनस बनाया तो इसमें डायपोल है। अब दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ कैसे अलाइन होएगा? मान लो ये मॉलिक्यूल है तो ये कैसे अलाइन होगा? प्लस बनाऊं यहाँ पे या माइनस बनाऊं? माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे। तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर, यहाँ क्या बनाऊं? और यहाँ, अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ क्या बनाऊं? यहाँ क्या बनाऊं? और यहाँ प्लस है, हाँ हाँ ठीक है। यहाँ क्या बनाऊं? प्लस, और यहाँ माइनस, और यहाँ आपका माइनस और यहाँ पे प्लस। तो ऐसे रहेगा मॉलिक्यूल, है ना? प्लस माइनस से अट्रैक्टेड, जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं ऐसे अट्रैक्टेड। तो डायपोल जितना ज्यादा रहेगा मॉलिक्यूल उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा या वीकली? स्ट्रांगली रहेगा। तो इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा डायपोल मोमेंट था, किस में डायपोल मोमेंट ज्यादा था? सिस में या ट्रांस में? सिस में, है ना? तो सिस एल्कीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। देख रहे हो मेल्टिंग किसका ज्यादा था और बॉइलिंग किसका ज्यादा है? तो लिखिए, इट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। It depends on the intermolecular forces between the molecules. Intermolecular forces between the molecules. Full stop. As cis alkene has greater dipole moment, as cis alkene has greater dipole moment, as cis alkene has greater dipole moment, so it has greater boiling point, so it has greater boiling point, so it has greater boiling point as compared to its trans isomer, as compared to its trans isomer, इट्स ट्रांस आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, है ना? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? अब यहां पर देखिए हमने यहां पर बनाया हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, यहां पर आपका H, यहां पर आपका H, ये आपकी सिस है, और यहां पर आपका CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका है CH3, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका H, ये आपका है ट्रांस। यहाँ पर देखिए कौन सा मॉलिक्यूल आपके हिसाब से, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हमने लिया है। इन दोनों इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा? क्यों? नहीं, डायपोल से उसका क्या लेना देना है? मेरे पास भी, मेरे ऊपर भी डायपोल मोमेंट भी, मैं स्टेबल नहीं हूँ? स्टेबल हूँ मैं। इस बोतल पर कोई डायपोल मोमेंट स्टेबल है? डायपोल मोमेंट से सारी दुनिया चलेगी? डायपोल मोमेंट से तो दो मॉलिक्यूल के बीच की बात हो रही है, यहाँ पे तो मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। चाहे इस पर पूरी दुनिया का डायपोल मोमेंट हो, अकेले मॉलिक्यूल पे चाहे ना हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? डायपोल मोमेंट की बात तो तब है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बात करें। यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल को उठाया ना मैंने, मैं इस मॉलिक्यूल को उठाऊं और इस मॉलिक्यूल को उठाऊं, इन दोनों में से इंडिविजुअली कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बोला जाएगा या ज्यादा स्टेबल होगा? सिस या ट्रांस? क्या है ऐसा सिस में खास? सिस में ऐसा क्या? जैसे जब हम पूछते हैं कि भाई साइक्लोप्रोपेन ज्यादा स्टेबल है या साइक्लोपेंटेन, समझ गए? इंडिविजुअल साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल और इंडिविजुअल साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो क्या आंसर देते हो? साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन में से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है? हाँ, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में स्ट्रेन नहीं है उसमें, या कम स्ट्रेन है, इस मॉलिक्यूल में ज्यादा स्ट्रेन है ना? इसी तरीके से मैं पूछना चाह रहा हूं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि सिस और ट्रांसियन एल्कीन में कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा?
सिस या ट्रांस? सिस है तो सिस क्यों और ट्रांस है तो ट्रांस क्यों, ये बताइए। दो, मान लो बस की सीट है, उसमें 3 लोगों को बैठने की सीट होती है, बहुत मोटे मोटे लोग आके बैठने लगे, भाई 3 की बैठने की सीट है, तो समस्या होएगी नहीं होएगी? होएगी समस्या कि भाई है तो 3 की पर तेरे लायक नहीं है, ऐसे ही बोलेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो CH3 मैंने ऐसे छोटे बना दिए हैं, ये एक्चुअली में ऐसे छोटे थोड़ा ना है, ये C है, C के साथ H भी तो ऐसे है ना। एक्चुअल मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं तो ये मॉलिक्यूल एटॉमिक लेवल पे आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ पर C है, यहाँ पर ये C है, इसके पास ये H है, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये H है, फिर इसका यहाँ पर H है, फिर इसका H है और यहाँ पे H है। तो यहाँ पर आपको स्टेरिक क्लास नहीं होगी, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी। यहां पर अगर आप इस तरीके से इधर यहां पर देखें तो 2 CH3 आपस में स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक क्लास जनरेट करते हैं, है ना। 2 मॉलिक्यूल बहुत क्लोज नहीं आ सकती क्योंकि उनके आपस के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो आपस में रिपेल करने लगता है। तो यहां पर स्टेरिक क्लास होगी क्योंकि 2 CH3 हैं। CH3 को अगर मैं देखूं तो इतनी जगह में आएगा एक CH3, इतनी जगह में एक दूसरा CH3 आएगा, तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक क्लास है। स्टेरिक क्लास का मतलब ये दोनों इतना पास नहीं रहना चाहते, तो ऐसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप कर रहे हैं ना, तो यहां पर स्टेरिक क्लास है। क्या वो स्टेरिक क्लास इसमें मौजूद होगी? नहीं, वो तो दूर दूर है, इस मॉलिक्यूल में ऐसा कोई स्टेरिक क्लास नहीं है। तो अब बताइए कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा? ट्रांस। तो ट्रांस मॉलिक्यूल आपके ज्यादा स्टेबल है ना। ट्रांस मॉलिक्यूल यूजुअली, है ना, इन जनरल आर मोर स्टेबल, जब तक कोई अदर एक्स्ट्रा फैक्टर ना वहां पे काम कर, मोर स्टेबल, तो इसलिए मैंने इन जनरल लिखा देन सिस आइसोमर, है ना। तो इन जनरल जो आपका ट्रांस मॉलिक्यूल है, एल्कीन में तो हमेशा ट्रांस ही, ट्रांस मॉलिक्यूल जो है आपका सिस वाले से ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ट्रांस वाले में स्टेरिक क्लास नहीं है, सिस में स्टेरिक क्लास है। लिखिए इसको। इससे पहले हमें जानना होगा जो हमारी ये ज्योमेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर देखिए देखिए यहाँ पे हमने 2 डबल बॉन्ड ले लिए हैं, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये जो एटम्स हैं, ये जो बाहर लगे हुए हैं, ये वाले जो एटम होंगे ये टर्मिनल एटम्स हैं, और ये जो एटम्स होंगे ये आपके क्या हैं, ये इंटरनल है एक तरीके से, है ना। ये आपके ये टर्मिनल हैं, वे इंटरनल हैं। तो सेंटर ग्रुप्स, तो ये टर्मिनल ग्रुप्स, जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं H लगा देता हूँ, यहाँ पे एक H लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया C2H5। तो यहाँ पे जो टर्मिनल ग्रुप्स या एटम्स हैं वे डिफरेंट है ना। टर्मिनल ग्रुप्स या एटम्स आर डिफरेंट, ये आपके क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे CH3 लगा है तो यहाँ पे आपका CH2H5 लगा है। अगर दोनों जगह पे मैं CH3 लगा दूं तो फिर टर्मिनल एटम क्या बोले जाएंगे, सेम है ना। ये दोनों आपके यहाँ पे जो लगे हैं, मान लीजिए यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर आपका C2H5 लगा है। अब यहाँ पे कुछ भी लगे हों उससे मतलब नहीं, यहाँ पे ये आपके सेंटर एटम्स हैं, ये आपके सेंटर एटम्स या ग्रुप्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जो मॉलिक्यूल ले रहे हो उसमें सेंटर टर्मिनल आपके सेम है या अलग है। अब यहां पर देखिए पहला केस यहां पर बनता है, पहला केस यहां पर बनता है, इफ टर्मिनल और इफ टर्मिनल्स है ना, और का मतलब
हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला और अलग है ना, है ना। और का मतलब है या, यहां पे होता है या, ठीक है। ये या ये एंड और सेंट्रल ग्रुप्स या एटम्स, है ना। मतलब या तो टर्मिनल वाले या सेंटर वाले, दोनों पे वो नहीं कह रहा कि दोनों एक साथ, या तो ये या फिर ये आर डिफरेंट। अगर ये आपके डिफरेंट हैं, है ना, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, साथ साथ लिख रहे हो, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके होते हैं 2 to the power n, 2 to the power n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। और ज्योमेट्रिकल सेंटर किससे बनता है, डबल बॉन्ड या रिंग, समझ गए। ज्योमेट्रिकल सेंटर, हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनती है रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के रोटेशन से, और रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड का रोटेशन होता है डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या रिंग। तो n वही है कि कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर उसके पास हैं, ठीक है। तब आपका आता है 2 to the power n, मतलब 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं तो कितने आइसोमर बनेंगे, 4, 3 अगर हैं तो 8 बन जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर, है ना, जैसे यहां पर देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल है आपके पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और CH3, ये मॉलिक्यूल आपके पास है। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए, बना लेता हूं ये, क्या कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है आपकी, सिस बन सकती है। यहां पर मैं सिस बना दूं और दूसरा वाला भी सिस बना दूं, ये भी सिस और ये भी सिस, है ना, दोनों को मैं सिस बना दूं, तो यहां पर H लगा दिया, यहां पर H लगा दिया। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में आपके एक मिनट, C2H5 लिखना है ना, इस मॉलिक्यूल में आपका क्या है, C2H5 है, C2H5। तो इसके टर्मिनल आपके डिफरेंट है, सेंटर वाले डिफरेंट होना हो, टर्मिनल आपके डिफरेंट, तो ये वाली कंडीशन आपकी मीट हो रही है। तो यहाँ पे कितने बनने चाहिए, 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसके पास, है ना, तो 4 बनने चाहिए। तो क्या बनेंगे, सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस सिस, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सिस बन गया, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सिस बन गई, CH3 भी यहाँ लगा दूं, और ये वाली भी सिस बनानी है तो H यहाँ पर और H यहाँ पर, और ये मैंने C2H5। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है ये सिस और सिस है, ये दोनों सिस है ना। कौन कर रहा है, तो यहाँ आके करो, हाँ नहीं, सिस तो सिस करना सही है, लेकिन सिस को ऐसा खींचना सही नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, अगला देखिए, ट्रांस, अगला ट्रांस बन जाएगा, ट्रांस। तो ट्रांस में यहाँ पे करूँ मैं, H यहाँ पे लगा दूं तो H यहाँ पे लगा दूं, CH3 यहाँ लगा दिया, और इसमें भी ट्रांस बनाना तो H यहाँ पर और C2H5 आपने ही लगा दिया यहाँ, ट्रांस फॉर्म बन गई। अब क्या बना लेता हूँ, सिस ट्रांस, ये वाला लेफ्ट वाला ही सिस और दूसरे वाला ट्रांस। तो देखिए यहाँ पर ये आपका सिस बनाना है तो H यहाँ पर और ये आपका CH3, और ये ट्रांस बनाना है तो H यहाँ पर, ये आपका C2H5, ठीक है। और अगला क्या बना लेता हूं, ट्रांस और सिस, है ना। तो ये वाला ट्रांस और ये वाला आपका सिस,
तो ट्रांस बनाना है तो H यहाँ, H यहाँ, और ये आपका CH3, और ये सिस बनाना है तो H यहाँ, H यहाँ, और ये आपका C2H5। ठीक है, ये 4 मॉलिक्यूल बने। ये चारों मॉलिक्यूल अलग हैं या दो कोई से सेम ही है? ये चारों मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग हैं, चारों अलग हैं। ये बनाइए इनको। सेकंड आपका ये है, तो देखिए सेकंड, और सेकंड के अंदर ए केस है, ए इफ टर्मिनल्स आर सेम, टर्मिनल एटम सेम है, एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ मीट होनी चाहिए, है ना, एंड सेंटर ग्रुप्स आर सेम, ठीक है, ये दोनों सेम है। मतलब जैसे यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, टर्मिनल क्या हो गए, सेम है, और सेंटर ग्रुप HH ये सेम है, दोनों चीजें एक साथ सेम है, ये है ना। ये और ये सेम होना नहीं है, टर्मिनल इस टर्मिनल का इस टर्मिनल से सेम होना, और इस अंदर सेंटर वाले का सेंटर वाले से सेम होना, इसलिए ये अलग मैंने लिखा, इस टर्मिनल आर सेम एंड सेंटर ग्रुप आर सेम। समझ गए? ऑल्सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर इवन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके इवन है। बताइए इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इवन है या ओड है? कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसके पास? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, सॉरी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो 2 क्या है, इवन नंबर है ओड नंबर? इवन। हाँ, तो फॉर्मूला आपका बनता है ये, फॉर्मूला आपका बनता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-2/2, ये फॉर्मूला आपका बनता है। तो यहां पर देखिए जहां पर भी CH3 लगा, C2H5 लगा है, वहां पर मैं क्या लगा देता हूं, वहां पर मैं CH3 लगा देता हूं। तो यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, और यहां पर मैंने लगा दिया CH3। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने बनना चाहिए, कितने होने चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने आइसोमर आने चाहिए? 3 आने चाहिए, लेकिन यहां पे तो 4 दिख रहे हैं, यहां पे तो 4 दिख रहे हैं ना, जैसे पहले दिख रहे थे ऐसे यहां पे बन रहे हैं। तो बताइए, हैं? तो बताइए क्या है यहाँ पे, फिर क्या कैच है फिर यहाँ पर? इसका मतलब जो 4 जो दिख रहे हैं उनमें से कोई से 2 सेम है। कौन से 2 सेम है? सिस ट्रांसिस ट्रांसिस, कैसे बताइए, समझाइए। है नाम उल्टा है, ये कोई बात है? बताइए कैसे सेम है? ये दोनों कह रहे हो कि सेम है, कैसे कैसे प्रूव करोगे कि सेम है? ये कैसे मतलब? देखिए ये मॉलिक्यूल ये है ना, ये मॉलिक्यूल ये है ना, आप इसे ऐसे घुमा दीजिए तो ये मॉलिक्यूल यही बन गया, ये नीचे वाला तो बन गया ना। अरे उल्टा CH3 से क्या मतलब, उल्टे से लिखे से क्या मतलब है? उल्टा इससे क्या मतलब है? ये ऐसे था, ये ऐसे घुमा दिया, तो ये सेम ही मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग नहीं है, सेम है ये, है ना। तो ये मॉलिक्यूल को आप ऐसे जो है 180 डिग्री घुमाइए, है ना, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं। तो आपके पास आए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल, है ना, 3 आपके पास आए, ये 4 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, लिखिए इसको। देखिए यहां पर बी वाला पार्ट देखिए,
बी में यहाँ पर क्या है, इफ टर्मिनल्स आर सेम एंड सेंटर ग्रुप आर सेम, ऑल्सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स आर ओड, जैसे कि 1 3 ऐसे हो, तब हमारा क्या होगा, तब यहां पर देखिए जब इवन था तो ये n-2 था, 2/2 था। अब यहां पर 2 की जगह यहां पर आ जाएगा आपका 1, 2 की जगह आपका 1 आ जाएगा, है ना, और ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ठीक, अब आप इससे बचोगे कैसे कि n-2/2 है या n-1/1 है। आप देखेंगे अगर आपने इवन के लिए n-1/1 का लगाया तो आपका फ्रैक्शन टाइप से कुछ वैल्यू देने लगेगा, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आपके रियल नंबर में ही हो सकते हैं ना। अगर आपने यहाँ पर ओड है, ओड वैल्यू रखी तो मान लो 3 रखी तो 3-1/2 ये एक इंटीजर वैल्यू बनेगी। लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला इवन वाले के लिए लगा दी तो 2-1/2 तो √2 ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, तो आपको तुरंत अपने आप ही पता चल जाएगा कि फॉर्मूला गलत लगा लिया है। ठीक है, तो ये वाला आपका बन जाएगा इसके लिए। इसे लिखिए